उसमें जो है हाँ चुनौतियों की बात की थी, आप लोग को याद होगा हम लोगों ने एक तो उत्पादन की बात की थी, उत्पादन की बात हुई थी है ना, और लेकिन हम लोग को उसी के बाद निवेश पर बात करनी थी, कंजम्पशन उपभोग पर बात करनी थी और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करनी थी, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चों से वादा था कि थोड़ा थोड़ा नोट्स भी बनवाती चलूंगी है ना, तो जो 2 से 3 दिन में पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं टॉपिक ही समझा रही थी, तो क्या लिखवाती बेटा 3 दिन के अंदर, बहुत ही शॉर्टली। बेटा ये प्लीज गेट बंद कर, हाँ कर दो बेटा, गेट बंद कर, थैंक यू। तो बहुत ही शॉर्टली हम लोग लिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे कि बहुत भर भर के हम लोग लिखेंगे, उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत कम उसमें लिखेंगे, सीमित मात्रा में लिखेंगे और बहुत कॉन्साइज तरीके से हम लोग नोट्स उसको बनाते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था क्या है बेटा, है ना। आराम से हेडिंग डालो, अच्छी अपनी राइटिंग में ये नोट्स बनाओ, तुम्हारे ओरिजिनल नोट्स हैं, ओरिजिनल, ठीक है। अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था क्या, आप नए हो बेटा, चलिए तो एक बार शुरू कीजिएगा, उसमें लिखिएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक बहुत ही, अर्थशास्त्र एक बहुत ही व्यापक विषय है, व्यापक विषय है तथा समझ के लिए, तथा समझ के लिए इसकी सबसे सुगमतम परिभाषा, सबसे सुगमतम परिभाषा यह दी जा सकती है, यह दी जा सकती है कि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, परंतु यह एक बहुत ही सरलतम परिभाषा है, परंतु यह एक बहुत ही सरलतम परिभाषा है। हाँ, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है परंतु यह बहुत ही सरलतम परिभाषा है, जबकि जबकि यदि जबकि यदि समय के साथ साथ अर्थशास्त्र की, जबकि यदि समय के साथ साथ अर्थशास्त्र की एक व्यापक परिभाषा ली जाए, एक व्यापक परिभाषा ली जाए, तो यह कहा जा सकता है, तो यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि अर्थशास्त्र समाजों द्वारा दुर्लभ संसाधनों से, कि अर्थशास्त्र समाजों द्वारा दुर्लभ संसाधनों से मूल्यवान वस्तुओं के, दुर्लभ संसाधनों से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन तथा उसके लोगों में होने वाले, हाँ, संसाधनों से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन तथा उसके लोगों में होने वाले वितरण का अध्ययन करता है, तथा उसके लोगों में होने वाले वितरण का अध्ययन करता है। हाँ बैजनाथ, ये स्टार्टिंग से ही नोट्स है आपके, बिल्कुल आज ही के दिन से बैजनाथ ये नोट्स आपको बनवाया जा रहा है जो आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ बेटा, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। अर्थशास्त्र समाजों द्वारा दुर्लभ संसाधनों से
मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन तथा उसके लोगों में होने वाले वितरण का अध्ययन करता है। हम लोग हालांकि पूरी परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पूरी परिभाषा को कैसे? संसाधन दुर्लभ है, रिसोर्सेस स्कार्स है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और उससे मूल्यवान वस्तुओं का जो उत्पादन है वो होता है। तो संसाधन कौन कौन से दुर्लभ है? जैसे आपने देखा सारे ही हैं। हम जल ले लें तो दुर्लभ है, ठीक है। हम सोना चांदी ले लें तो दुर्लभ है। हम कोयला ले लें तो दुर्लभ है। हम तांबा या मैग्नीज ले लें तो भी दुर्लभ है। मतलब मुझे लगता है कि जितने भी गैर परंपरागत है, जो परंपरागत है, ठीक है, वही है एक्चुअली। और जितने गैर परंपरागत है, आपने समझ लिया, वो तो सारे के सारे ही दुर्लभ है। अब उससे हम लोग जो करते हैं, किसका उत्पादन करते हैं? किसी ना किसी मूल्यवान वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तुरंत देना पड़ जाए, क्विक अपना दिमाग चलाओ कि जैसे अगर हम लोगों ने कोल की बात की, आप देखो मैम ने कोल की बात की, तो कोल से तुरंत एक दुर्लभ संसाधन से मूल्यवान किस वस्तु का उत्पादन होता है? बताइए मुझे। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तुम क्या बोलते? हीरा। नहीं नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नहीं ठीक है, वो भी मान लो, चलो ठीक है वो भी ठीक है कि चलो उसको भी ले लेते हैं। पर अरे चलो ठीक है, वो दब दब के हो जाता है, चलो ठीक है, उसका परिष्कृत रूप हो जाता है। लेकिन एक्चुअली उससे किस मूल्यवान वस्तु का उत्पादन होता है? उससे बिजली का, हम लोग ये मानते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने उसी के आगे क्या बोला? तथा उसके लोगों में होने वाले वितरण का अध्ययन करता है। तो लोगों में होने वाला वितरण मतलब इलेक्ट्रिसिटी का लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो मेन पॉइंट इज दैट, जो उस दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था एक्चुअली यहाँ पर, कि अगर देखिए हमारे यहाँ पर संसाधन दुर्लभ है और उससे उत्पादन हो भी गया, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुमूल्य चीज उन सबके बीच में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कि लोगों के बीच में उसका वितरण सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या गांव को 24/7 बिजली मिल रही है? तो आप बोलेंगे नहीं मिल रही है। मानते हैं आप? क्या सबको उतने तरीके से बिजली मिल रही? कहीं पर बिजली जो है 7 रुपए 8 रुपए प्रति यूनिट है, और कहीं पर दिल्ली जैसे शहर में मुफ्त भी है 200 यूनिट, और कहीं पर मान लीजिए 2 से 3 रुपए 4 रुपए भी है, ठीक है। तो क्या उसका वितरण समानता के साथ और सभी को बराबर हो रहा है? तो नहीं। लेकिन वो जो कोल है वो तो सबका है। संसाधन पर तो देखो किसी एक का अधिकार नहीं, समझ के चलना इकोनॉमी में। और ना ही उससे उत्पादित होने वाले उस मूल्यवान संसाधन पर भी किसी एक का अधिकार है। तो उस पर भी अधिकार किसका है? सबका है। लेकिन इससे मैं बार बार बोलूं, इकोनॉमी में जो यही सब लोग आगे चैलेंज तक जाएंगे, तो सबसे मेन चैलेंज यहाँ पर क्या है? कि जितनी भी चीजें हैं उन सबका वितरण लोगों के बीच में कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से किया जा सके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के आगे लिखिएगा, उसी के आगे बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा बेटा। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री का मुख्य उद्देश्य इस पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी रहा है। इस पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी रहा है तथा किसी भी स्थान की अर्थव्यवस्था इसी प्रकार कार्य करती है कि उस समाज के लोगों का अधिक से अधिकतम कल्याण हो सके। कि उस समाज के लोगों का अधिक से अधिकतम कल्याण हो सके। अच्छा, आपने हेडिंग पूछी है सुरजीत? हेडिंग इज दैट अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है सुरजीत? हेडिंग इज दैट, शायद तुमने लेट ज्वाइन किया है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है, उसी के अंतर्गत मैंने पहले परिभाषा लिखवाई है,
और नाउ उसी के अंदर में ही सारी बात लिखवा रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो वहीं पर लिखिएगा ऑनलाइन में भी सभी स्टूडेंट्स उसी के आगे, और तुम लोग भी लिखो बेटा उसी के आगे कि ऐसा पहला प्रयास, उसी के आगे ऐसा पहला प्रयास, ऐसा पहला प्रयास, ऐसा पहला प्रयास एडम स्मिथ द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा 1776 में, ऐसा पहला प्रयास एडम स्मिथ द्वारा 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के प्रकाशन के साथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के प्रकाशन के साथ किया गया, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र के, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र के, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों, आधारभूत सिद्धांतों आधारभूत सिद्धांतों तथा मूल्यों एवं नियमों का, तथा मूल्यों एवं नियमों का वर्णन किया, वर्णन किया तथा उसके पश्चात तो, तथा उसके पश्चात तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य, अर्थशास्त्र का उद्देश्य कल्याणकारी से और भी कल्याणकारी होता चला गया, कल्याणकारी से और भी कल्याणकारी होता चला गया। चलिए ठीक है, अब एक बार हेडिंग डाल के छोड़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती। अगली हेडिंग है बेटा ये, है ना, अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती या चुनौतियां, अर्थशास्त्र की मुख्य चुनौती या चुनौतियां, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बहुत बार मैंने ये क्लियर कर दिया, मैं बता रही हूँ। हाँ एक सेकंड बेटा, हाँ यस मिथिलेश, यस मिथिलेश, हेडिंग है आपकी ये, हाँ फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसको, आप अपना पॉइंट क्लियर करो, रिपीट किसको करना है, हेडिंग को करना है कि लाइन को, ठीक है। हाँ तो तुमने पूछा क्या चंदन ना, हाँ चंदन, हम लोग क्लास के अंदर इस बात को यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। फाइनली अगर आप बात करोगे, मान लीजिए अब ये वैसे मुझे लगता है कि ये मैंने उस दिन बोला भी था, एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो सबके अंदर होगा। अच्छा हम लोग इसे अर्थशास्त्र बोले कि अर्थव्यवस्था, है ना, वैसे तो करेक्ट वर्ड इज मैंने ये बता दिया था, दैट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। आगे आपको पूरा जो इस्तेमाल करना है वो अर्थव्यवस्था ही शब्द का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, लेकिन अभी यहां तक हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थशास्त्र का। उसका कारण क्या है, क्योंकि अभी जो चुनौती है, चैलेंजेस है, वो किसके सामने है, वो अर्थशास्त्र के सामने है। आई बात समझ में। फिर धीरे धीरे वही चुनौतियां आकर कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर बेटा, अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यहाँ की बात से तुम एक बराबर चेंज देखोगे, बराबर चेंज देखोगे इस टॉपिक के बाद, कि हम लोग बराबर एक ही शब्द का पूरी इकोनॉमी में यूज करेंगे, और दैट विल बी अर्थव्यवस्था, और इन इंग्लिश वी विल यूज दैट इकोनॉमी, ठीक है। वो मैं समझाया है चंदन, समझाया है। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, यही क्लियर आउट किया था हमने कि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा भी, बड़े छोटे की भी बात नहीं है बेटा। एक्चुअली अर्थशास्त्र बातें, सिद्धांतों, नियमों, वही मैंने बोला कि एडम स्मिथ ने बात किसकी की, सिद्धांतों की, नियमों की, मूल्यों की, अवधारणाओं की बात की, परंपराओं की बात की। और मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुकी हूँ यहाँ पर क्लास में कि जैसे कि आप मुद्रास्फीति ले लो, सब्सिडी ले लो, तो सब्सिडी अर्थशास्त्र के मूल्यों में नहीं आता है कि सब्सिडी किसी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, कि वैसे आर्थिक सहायता या छूट क्राइम ऑफ पॉलिसी माना गया है, ठीक है, वो अपराध की नीति माना गया। अगर आप ठीक तरीके से मार्शल की या कीन्स की इकोनॉमिक्स को कभी पढ़ते हैं, आप उठाइएगा इस सिद्धांत, ज्यादा नहीं वैसे ही डाल दीजिएगा गूगल के ऊपर, तो आपको सर्च करके मिल जाएगा कि ऐसा, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू कि आपको बिल्कुल भी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, वो भी इनफैक्ट बिल्कुल फूड पर तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, समझ रहे हैं।
फूडिंग जो फूड सब्सिडी होती है वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पॉलिसी कहती है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो कमाने का मौका आप किसी को दोगे कि वो अपने हाथों से 2 वक्त की रोटी तो कमाए। और हमारे देश में देखिए गंभीर विषय ये कि फिर भी सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूप से अध्ययन कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूप से अपने देश और समाज की स्थिति परिस्थिति को समझकर उसका अध्ययन कर रहा है। तो हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार वी नीड द एक्चुअली सब्सिडी, और स्पेशली फूड सब्सिडी तो हम लोग को बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग आज भी 2/3 जनसंख्या तरीके से बात करें तो एक्चुअली वो बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। परंतु अगर सरकार के डेटा के हिसाब से बात करें, वो अभी वर्तमान सरकार के हिसाब से तो पॉवर्टी एलिविएशन हो चुका है। और लगभग लास्ट जो तेंदुलकर सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट थी तो उनके अनुसार 15-16 में जो उन्होंने आंकड़ा दिया था गरीबी का, वो लगभग उन्होंने 18.5% दिया था, जिसको वर्तमान मोदी सरकार ने एलिविएट करके बता दिया कि हमने लगभग गरीबी को 11.5-12% पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो काफी कम हमने गरीबी कर दी है। चलिए अगर हम इस डेटा को मानकर भी चलते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार का डेटा है ना, तो मानकर भी चलते हैं, बट लॉकडाउन की परिस्थितियों के बाद है ना, और कोविड-19 जैसे पैंडेमिक जो पहले एपिडेमिक था और बाद में पैंडेमिक बना, उस पैंडेमिक के बाद हम मानते हैं कि जो हालात हुए उससे अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा गरीबी के उसमें आ गए, और जो गरीब थे उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो ऐसा लगता है कि इकोनॉमी लगभग 12-15 साल पीछे खड़ी हो गई है। तो क्या तेंदुलकर, क्या रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट, क्या मनमोहन गवर्नमेंट का किया हुआ काम, ऐसा लग रहा है वो सारा धुल चुका है और लगभग इकोनॉमी वही 2004 और 5 की स्थिति में आकर, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति में आकर खड़ी होगी। तो -7.5 की अभी जीडीपी चल रही है, अभी उसको ऊपर आना है। मतलब पॉइंट से समझ गए ना, आप सब मैथमेटिक्स समझते हैं। अभी उस माइनस से पहले वो +1 में आएगी, वो अभी 1 भी भाई बहुत टाइम लगेगा। 1 भी मैं बहुत आराम से कह रही हूँ, पहले 1 फिर 1.5, 1.25 ऐसे चलेगी जीडीपी, 2, 2.5, 3, और तब जाकर हमारी जीडीपी 8, 8.5, 9, 9.5 चल रही थी, जो लेटेस्ट 1 साल पहले चल रही थी, 1.5 साल पहले। हाँ, तो अब वो आने में तो मतलब समझ लीजिए अगर हम 1% भी हर साल बढ़ाते हैं तो ऐसा लग रहा कम से कम, ऐसा अगर स्थिति देखी जाए तो 10 साल लग जाएगा, 12 साल लग जाएगा यहाँ तक आने। अभी और कोई क्वेश्चन नहीं, जीडीपी से संबंधित कोई नहीं। हाँ, कारण क्या है, क्योंकि वो टॉपिक आएगा तब, वरना ये टॉपिक पूरा रह जाएगा और 1 घंटे का टाइम है। हाँ हाँ, पूछो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन तो क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस जो है सही, ये आगे डिस्कस होगा। हाँ, ये होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम करेंगे, तुम बच्चों के साथ ही करेंगे, बिल्कुल तुम्हें टाला नहीं जा रहा है, बिल्कुल मत सोचना टाला जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन के बच्चे भी उस दिन यही बात आपस में कर रहे थे कि बच्चे बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है तो टाइम बहुत खराब हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही चंदन, किसी के लिए क्वेश्चन की बनाई नहीं है, पर टीचर वहां पर जरूर टोकेगा अगर क्वेश्चन आगे के टॉपिक से संबंधित है बेटा, और उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो पूरा टॉपिक भूल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज है। हाँ, एक सेकंड बेटा। हाँ, सही बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो सुरजीत, इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से है। हाँ, जीडीपी से रिलेटेड, यस ऑफ कोर्स, जीडीपी की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी, है ना। क्यों सुरजीत, प्रेम ना, तुम प्रेमी तो हो, सुरजीत कर लिया आपने आपको अब यहाँ पर। हाँ प्रेम, चलो प्रेम, तुम पर प्रेम ही सूट करता है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसी में मैंने क्या लिखा आपको, चुनौती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस दिन आपको याद होगा, डोंट टॉक, है ना, उस दिन हम लोगों ने बात की थी उत्पादन की, आप लोग को याद होगा, ठीक है। और जब हम लोगों ने उत्पादन की बात की थी तो क्या बताया था मैंने, जल्दी बता दो फास्ट, चुनौतियों की जब बात हुई थी। हाँ हाँ बेटा, क्या, हाँ, सेवा वस्तु, जो उत्पादन निवेश मैं बता रही हूँ।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें क्या हो गया, वितरण। अब देखिएगा समझिएगा क्यों मैंने निवेश क्यों लिखा, क्रम नहीं है ये कोई क्रम नहीं है बेटा। प्रोडक्शन की बात हम लोगों ने की थी कि प्रोडक्शन दो तरीके से होता है, क्या क्या बता दिया था मैंने आपको, क्या क्या बताया था, एक तो सामान्य होता है मैंने यहाँ पर बता दिया था, और दूसरा किसका होता है, विलासिता का होता है। तो एक सामान्य होता है और दूसरा विलासिता होता है। और सामान्य में भी मैंने क्या बता दिया था आपको, बताइए जल्दी मुंह से बोलिए। हाँ, तो एक तो लग्जूरियस इसको कहते हैं, जनरल मूलभूत में हमारी होती है सारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती है, वस्तु होती है, सेवा होती है। और विलासिता में कौन कौन सी होती है, जितनी भी लग्जूरियस होती है। और मैंने बताया था पूरी इकोनॉमी दो सिद्धांतों पर टिककर कार्य करती है। पूरी इकोनॉमी कौन कौन से दो सिद्धांतों पर टिककर कार्य करती है, पूरी इकोनॉमी लपेट गया। पूरी इकोनॉमी किन दो सिद्धांतों के ऊपर मिलकर काम करती है बताइएगा। हाँ हाँ, एक तो नहीं नहीं नहीं, उस दिन मैंने क्या बताया था, तुम उसे नहीं थे। हाँ, क्या बताया था मैंने, बताओ, वॉइस क्लियर है। हाँ, एक तो मैंने बताया था वस्तु, है ना। एक तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, अगर मैं इसी को इरेज करूं यहाँ पर, एक मैंने बताया था वस्तु और दूसरा बताया था सेवा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था यहाँ पर कि इसी वस्तु और सेवा को भी आप दो पार्ट, चाहे इसको इसी रूप में ले सकते हो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दृश्य, विजिबल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य या इनविजिबल, है ना। तो इसको हम कहते हैं दृश्य, इसको कहते हैं इनविजिबल। तो कैसे भी करके आप बोल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। और मैंने बताया था इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। ये हम लोगों ने पूरा समझ लिया था। और मैंने बोला था द मेन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज उत्पादन। लेकिन उत्पादन हो रहा है और उत्पादन होगा, अब चाहे वो सामान्य का हो और चाहे विलासिता का हो। और इसीलिए मैंने एक बात उस दिन वहां पर रिपीट भी की थी कि देखिए, सामान्य का हो या विलासिता का, एक्चुअली दोनों हमारे मूड और मोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने दी उसके एग्जांपल लिया था पेट्रोल और डीजल का, तो मैंने आपको उस दिन एक डेटा दिया था कि मान लीजिए 25% हमारे डोमेस्टिक उससे क्रिएट होता है, यहाँ पर मतलब एक्चुअली यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, और 75 से लगभग 80% के आसपास का जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग विदेशों से आयात करते हैं, मतलब मंगाते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि जैसे सोना भी आप इसमें ले सकते हो, गोल्ड भी, कि सोना हमारे यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा शौक माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अकेला 40% के अराउंड का जो गोल्ड है वो हमने लास्ट स्विट्जरलैंड से परचेज किया, ठीक है। कहां से, स्विट्जरलैंड से। कितना गोल्ड बेटा, पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग ले ले तो 39 to 40%। अच्छा, ये जो सोना परचेज किया गया, ये सोना किस बात के लिए परचेज किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी मेकिंग के लिए किया गया, या सिर्फ आभूषणों अथवा गहनों के, ठीक है, उसके लिए मेकिंग के लिए, निर्माण के लिए किया गया। मतलब हमारे यहाँ पर सोना किसी व्यापार के तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और यही कारण है कि जो सोने का इतना बड़ा सिद्धांत है वो सीधा आकर कहाँ जुड़ता है, हमारे रुपए की वैल्यू के ऊपर जुड़ता है। सोना जितना महंगा होता है रुपया उतना गिरता है, सोना जितना सस्ता होता है रुपया उतना मजबूत होता है। इस बात को मोटी बुद्धि से जीवन में एकदम बैठा लो, ठीक है, एकदम मोटी बुद्धि से आज इसको रट लो तुम लोग मेरी बात को, ठीक है। पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है ये, क्या कि सोना जितना महंगा होगा रुपया उतना कमजोर होगा, किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी यूएस डॉलर, ठीक है। तो आपको पता है 1975 से लगातार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी, अंतरराष्ट्रीय मानक मुद्रा डॉलर मानी जाती है, अर्थात उसी के समक्ष विश्व के समस्त देशों की, ठीक है, जो करेंसीज या रुपया है या पैसा है, मैं अपनी लैंग्वेज में रुपया बोल रही हूँ, मनी का जो मूल्य है उसकी कीमत का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण किया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही विशालतम प्रश्न है कि ऐसा क्यों, हम यूएस डॉलर ही क्यों चुनते हैं। ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न बच्चों के दिमाग में पहले दिन से रहता है। और जो पहले दिन मान लो उन्हें बता दें इसी बात का उत्तर सबसे पहले, उनको लगता है वही बेस्ट फैकल्टी है, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। टाइम टेकिंग है सब्जेक्ट, टाइम लगेगा, वहां तक हम लोग आएंगे और सबका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो यूएस डॉलर ही क्यों, और जहां पर पहले यूएस डॉलर की जगह पर पाउंड स्टर्लिंग हुआ करता था, ब्रिटेन का, यूके का, तो पाउंड स्टर्लिंग की जगह यूएस डॉलर ही क्यों। हम लोग बोलते हैं ना, आखिरकार हम लोग रुपए का जो मूल्य है वो डॉलर के समक्ष तय ही क्यों करते हैं, भाड़ में जाने दो यार, हमारे देश की करेंसी है। पढ़े से पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात करता है, भाड़ में जाने दो, नहीं देखना कम वक्त अमेरिका के समक्ष हमारा रुपया। कैसे नहीं देखोगे, जब आप ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हो
और जब वैश्विक बाजार के इस दौर में हो, तुम 100 बार देखोगे और 100 बार परखोगे और 100 बार जी मर के तुम उसके लिए काम करोगे। नहीं तो निकलो ग्लोबलाइजेशन से आउट, निकलो बाजारों से बाहर, फिर देखते हो तुम्हारे देश का काम कैसे चलता है। ये बात सीधी सी है। तो जब तक आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट में है तो ये सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि उत्पादन कितना बड़ा पॉइंट है और उत्पादन किस तरीके से तुम्हारे मेरे मूड और मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मैंने बोला। और तुम्हारा मेरा मूड स्विंग, तुम्हारा मेरा मूड स्विंग, जाओ रुपए को नहीं रखना इस तरीके से, ठीक है, उसे एफडीआरडी के रूप में रखना है तो देखिए भारत मजबूत होगा। जाओ सोना अब ज्वेलरी मेकिंग के तौर पर नहीं रखना है, सोने का हम व्यापार करेंगे, जितना सोना है उसको कम वक्त आज ही पिघलाएंगे, मेल्ट करा के मार्केट में ले बेची करेंगे। आप देखो इंडियन इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को हम 7 टाइम खरीद के बेच देंगे, इतना सोना है हमारे पास। 7 टाइम्स खरीदेंगे बेचेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी को, ठीक है। सोच ले कि पेट्रोल और डीजल जितना हमारे देश में है, हम उतनी खपत करेंगे और अच्छी करेंगे, और नए नए सोर्सेस जेट्रोफा जैसे या इस तरीके के निकालेंगे तो आप देखो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो इंडिया का 70-80% व्यापार घाटा इन देशों के साथ चल रहा है, सबके साथ, वो हमारा पूरा हो जाएगा। और वही रुपया जो हम डॉलर के रूप में, अमेरिका के कर्ज के रूप में आए दिन चुकाते हैं, फ्रांस और जर्मनी के, ऑब्वियस सी बात है वही पैसा हमारे देश के लोगों के विकासतम कार्यों में लगना शुरू हो जाएगा। देखिए 3 चीजें और इकोनॉमी बदल जाएगी। 3 समझदारी है जो हम लोग को करना है, ठीक है। 3 समझदारी। पहला कि हम सोना है उसका खूब संग्रहण करें, लेकिन उसको व्यापार के तौर पर इस्तेमाल करें तो उत्पादन जबरदस्त होगा। दूसरा, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल ना करें, परंतु यथावत तरीके से, अच्छे तरीके से उसे फूक कर ना करें। क्योंकि ये समझे कि जैसे अगर हमारे माँ बाप कहते हैं ना, अगर रोटी बाहर से बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं या कर्ज से लाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि रोटी का एक टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेरे पिताजी बहुत मेहनत मशक्कत से कमाते हैं। तो वैसे ही हमारी सरकार बहुत मेहनत मशक्कत से हाथ पैर जोड़कर इनकी ऑयल डिप्लोमेसी में फंस कर, पता है आपको, क्रूड ऑयल अपनी कंट्री के अंदर लेकर आती है। तो ये हमें समझना चाहिए। मतलब इसको मैं किसी मोदी या मनमोहन सरकार के नहीं, कंट्री के हित में कह रही हूँ। और तीसरी बात, जो रुपया हम लोग इस कदर बर्बाद करते हैं, फ्लो में लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता है। तो उस रुपए को इतना फ्लो में ना लाकर उसे थोड़ा एफडी और आरडी के रूप में अच्छी तरीके से सबमिट करें। तो उससे क्या होगा, या विकास के कार्यों में लगाएं, लाइक शिक्षा, संसाधन, टीकाकरण, है ना, ऐसे स्वास्थ्य, है ना, हम अच्छे से अच्छा इलाज कराएं, अच्छे से अच्छा पढ़े लिखें, अच्छे से अच्छी फूडिंग ले। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि देश में हम बहुत अच्छे और सभ्य नागरिक, मजबूत नागरिक बनकर निकलेंगे। तो अगर ये 2 से 3 काम कर ले, पर ये बड़ा मुश्किल है इकोनॉमी के अंदर। तो दैट्स व्हाई आई हैव टॉक टू यू कि हमारी जो इकोनॉमी वो मूड और मोड पर डिपेंड करती। समझ में आया? और आज इलाबोरेट करके आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आई दूसरी, उपभोग। तो मैंने उसी दिन आपको एक बात बोली थी कि अगर हमने उत्पादन किया है तो ऑब्वियसली हम लोग उपभोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हाँ ज्योति, बिल्कुल सही बोल रहे हो ज्योति, बिल्कुल, पीपल नीड्स, यस ज्योति, यस, ठीक है। अभी मैं तुम लोग का मैसेज देखूंगी, परेशान मत होना ज्योति प्रेम। तो अब देखिएगा इसमें, जैसे कि मैंने बोला कि उपभोग, तो अगर हमने उत्पादन किया है बेटा तो हम ऑब्वियस सी बात है कि कंजम्पशन तो करेंगे। इस बात से आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कंजम्पशन को यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज का, किसी वस्तु का उत्पादन ही नहीं होगा तो कंजम्पशन तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो आपने बोला कि मैडम ये क्यों ले लिया पहले, ये हमें तो पहले ये लेना चाहिए था, निवेश लेना चाहिए था यहाँ पर, तो वो सीरियल नहीं है एक्चुअली। तो मैंने इसे यहाँ पर किसको उठा लिया, निवेश को उठा लिया। आई बात समझ में? और सॉरी, उपभोग को उठा लिया और निवेश को छोड़ा। अब हम उठाएंगे किसको, निवेश को। तो ये पॉइंट डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर कि अगर उत्पादन होगा तो उपभोग होगा। कोचिंग खुली है तो बच्चे आ रहे हैं, कोचिंग नहीं खुली होती तो बच्चे नहीं आते। बड़ी सीधी सी बात है। तो आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे होते। एक बात है, लॉकडाउन में डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, आदमी बीमार ही नहीं पड़ रहा था। कम वक्त बताओ, आदमी की बीमारियां खत्म हो गई इस टाइम पे, है ना। अब डॉक्टर बैठ रहा है तो सर ये सर वो, सही बात है कि नहीं? यही तो बोला गया ना, पूरे देश में कम वक्त एक चीज सबसे अच्छी समझ में आई कि बिना ब्यूटी पार्लर और डॉक्टर के भी इस देश में काम चल सकता है ना। 2 बातें। लेकिन ब्यूटी पार्लर जिस दिन से खुला, महिलाएं उसी दिन भागी, है ना, अपना चौकटा सही कराने के लिए।
और क्या, चौकटा ही है। और क्या, जो पार्लर में घुसी रहती है, दिन रात बैठी रहती हैं, है ना, अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए। तो ये उन महिलाओं के लिए क्या है, यही तो है ना। और जब तक नहीं था तो अपनी शक्ल भी दिखाने को तैयार नहीं थी, पति भी पहचानने से इनकार कर रहे थे। ये तुम ही हो जो मेरे साथ रहती थी अभी तक? अरे बाप रे, तुम तो ऐसी दिखती हो, पहले पता होता तो पहली तलाक दे चुका होता। हाँ सही बात है, पहली तलाक दे चुका होता तुम्हें तो, तुम छी ऐसी दिखती हो। हाँ, ठीक है। तो ये बात, अच्छा तो मजाक की बात है, इसको बुरा मत मानना, कोई दिल पर मत लेना, ठीक है, मजाक हो रहा है। और डॉक्टर नहीं, सीरियसली डॉक्टरों पर तो ये बात आई है कि अगर डॉक्टर ना बैठ, देखिए नहीं बैठ रहे थे, सीरियसली लोग नहीं बीमार पड़ रहे थे बेटा, क्योंकि हम लोग को भी लग रहा था डॉक्टर नहीं बैठ रहे, पेट में दर्द हो रहा है, छोड़ो यार अजवाइन खाकर ठीक हो जाएगा। सर में दर्द लग रहा है, चलो यार बाम लगा के ठीक हो जाएगा, है ना। तो हम लोग भी उस चीज से बच रहे थे। सीधी बात है कि उत्पादन होगा तो उपभोग तो होगा। होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे तो लोग तो, पब्लिक तो खाने के लिए जाएगी। जब तक नहीं खुले थे तो कोई बात नहीं है, इसीलिए ये इतना मेजरमेंट वाला पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट इज दैट निवेश, ठीक है, इसको अच्छे से समझना तुम लोग, अच्छे से।